ये आप जो देख रहे हैं इसमें मार्केट की तरफ से क्या कुछ इंडिकेट किया जा रहा है बजट को लेकर? किस तरीके से मार्केट ने रिसीव किया है? क्या ये उसी के सेंटिमेंट्स हैं? ये भी हम समझने चलेंगे। और साथ में ये भी कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो है ये टैक्स फ्री रहेगी। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इसको समझने के लिए आइए पहले चलते हैं। हमारे साथ गगन कुमार जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट। गगन जी, ये मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है? आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। अभी जो जितना फाइनेंस बिल मैंने पढ़ा है, अभी तो बहुत ही फाइन प्रिंट्स है, बट प्रीडोमिनेंटली मार्केट शायद से थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर रही है। बट बजट में अभी तक ऐसा मेरे को कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है, विच वाज जो बहुत पुरानी डिमांड थी स्टार्टअप की। उसके अलावा जो प्रोसीजरल इश्यूज थे, टीडीएस के प्रोसिक्यूशन होते थे बहुत ज्यादा, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। और टीडीएस रेट को सिंप्लीफाई कर दिया है 5% से 2% पे। और जो सर्च रिलेटेड और रीओपनिंग ऑफ केसेस थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया, उनका पीरियड कम कर दिया है। तो अगर एक व्यापारी की नजर से देखें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। मार्केट क्यों नेगेटिव बिहेव कर रही है, आई थिंक थोड़ा और उसको फाइन प्रिंट में देखना होगा। बट इनिशियल रिएक्शन तो ये है कि कोई नेगेटिव चीज दिख नहीं रही। जहां तक रही टैक्स स्लैब की बात, उसमें भी जो पहली 2 टैक्स स्लैब हैं उसमें 1-1 लाख रुपया बढ़ा दिया है। तो मध्यवर्गीय इनकम के लिए भी एक खुशी की बात है। और जहां तक इंडस्ट्री की बात है तो कस्टम ड्यूटीज को लेकर के जो थोड़ा बहुत बदलाव करा गया है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए करा गया है। और जो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 5% कम कर दिया है, उससे भी जो इंडस्ट्री है उसको तो फायदा ही होगा। 1.52 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए 32 फसलों की 100 नई किस्में लाई जाएंगी। ये ब्रजेश भाटी जी ने इस अनाउंसमेंट को, कृषि क्षेत्र के लिए अनाउंसमेंट को कैसे देखा? हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश भाटी जी, ठीक रहा बजट का अनाउंसमेंट? आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है? कुछ भी नहीं रहा। जो पिछले 10 साल से होता आ रहा था किसानों के साथ, वो भी तीसरी सरकार जो बनी है भाजपा की, उसमें वही काम हुआ। हम लगातार उस दिन से ही मांग कर रहे थे एमएसपी गारंटी कानून की, नहीं लागू हुआ। C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, नहीं लागू हुई। 3% से बढ़ा के हमने 7% की मांग की थी कृषि बजट के लिए, वो नहीं हुआ। हमारी जो फसलों का बीमा था वो नहीं हुआ। किसान कर्ज मुक्ति जो थी वो नहीं हुई। कुछ भी नहीं है। ये सरकार बचाओ योजना वाला बजट है। इसमें किसान, मजदूर, नौजवान, किसी के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ व्यापारियों वाला बजट है। इसमें किसान के लिए कुछ नहीं किया है। जस की तस स्थिति है। इन्होंने अपने जिस तरह अलायंस लोगों से किया था उनको भी नहीं निभाया है। उनको कुछ योजनाएं देके ये दिखाना चाहा कि हम आपके हितैषी हैं। लेकिन जो इनकी मानसिकता भाजपा सरकार की रही है किसान विरोधी, वही आज भी भाजपा की वही मानसिकता है। हम लगातार हर चैनल्स पर, हर जगह, हर ग्राउंड पर यह कह रहे थे भी स्वामीनाथन आयोग को आप लागू कर दीजिए, आप एमएसपी की गारंटी कानून हमारा लागू कर दीजिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ की बात है। ये बजट हमारे लिए एक अभिशाप है। इसे किसान अपने लिए कोई लाभ नहीं है। इसमें किसानों को कहीं नाम नहीं है, इसमें युवाओं का कोई नाम नहीं है। क्या ये जो आप कह रहे हैं ये वस्तुस्थिति है या असल में पूर्वाग्रह है? इसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन बाकी जो मेहमान है उनसे भी परिचय करा देता हूं। रुचिर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रुचिर गुप्ता जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। करण जी से अभी हमारी चर्चा होने वाली है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। करण वर्मा जी, ये जो बात कही जा रही है, और अमित गुप्ता जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट, वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि असल में कृषि क्षेत्र को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखने के केवल रखने के लिए रखा गया है, उसको कुछ दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें जो बढ़ाया भी गया है वो विशेष इजाफा नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, कृषि सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म की जरूरत है, पर दुर्भाग्यवश जब कोई रिफॉर्म आने की बात होती है लोग सड़कों पे उतर आते हैं, लोग बिना तथ्यों के बात करते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, हमारा बजट जो करीब 42 से 45 लाख करोड़ का होता है, अगर हम एमएसपी गारंटी पे उतर आएंगे 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग ये बात?
क्या ये एक तरीका है आगे बढ़ने का? जब इस पे रिफॉर्म लाने की बात होती है, हमारे आज गोडाउन्स में कितने कितने जो अनाज है वो सड़ रहा है, उसको लेकर जब स्टोरेज की बात होती है, नए रिफॉर्म्स की बात होती है, मार्केट फोर्सेस की एंट्री की बात होती है, तो ये लोग रिवोल्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ एमएसपी गारंटी करना इसका आगे का तरीका नहीं है। जहां तक इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस की बात करी, क्रॉप इंश्योरेंस रिकॉर्ड हुई है पिछले 10 साल के अंदर। क्रॉप इंश्योरेंस हो, किसान बीमा हो, चाहे किसानों को डायरेक्ट किसान सम्मान निधि योजना के तहत कैश देना हो, पर इस सेक्टर को रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें हम लोग को मार्केट फोर्सेस को अलाउ करना होगा ताकि और प्राइवेटाइजेशंस भी आए इसके अंदर। ऐसे सिर्फ अगर हम एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं हो सकते, सिर्फ अगर हम लोग इस पे करेंगे एक दिन सामने आ जाएगी बात। आज क्या हो गया पंजाब में सॉइल का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया क्योंकि केवल वही जिस पे एमएसपी है वही निकाले जाते हैं और किसी और डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। सरकार ने साफ कहा किसानों से, आप 4 और क्रॉप्स पे पल्सेस समेत डाइवर्सिफिकेशन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे एमएसपी का, पर थोड़ा बहुत किसान को भी आगे आना होगा और सम्मान करना होगा इन रिफॉर्म्स का। ये वही रिफॉर्म्स हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने बोला था 2018-19 में, बाद में पलट गए उस बात से। तो हमें यह समझना होगा, यह बजट मैं मानता हूं दिनेश जी दूरदर्शी बजट है, युवाओं पे इसका जोर है। यस, मैं एक बात मानता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया है, मुझे पता था उसका स्टॉक मार्केट पर गलत असर होगा, वो हुआ, वो शायद अवॉइड कर सकती थी ये सरकार, क्योंकि स्टॉक मार्केट से बहुत फायदा हुआ है और जनरल कंपनीज का कैपिटल इक्विटी की अगर मैं बात करूं उसमें ग्रोथ हुई है। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था इस समय, पर सरकार ने किया। देखिए, ये सरकार वो नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ एक लड्डू पकड़ा दे, आपको ये लॉन्ग टर्म सर्जरी करने वाली सरकार है। ये लॉन्ग टर्म सर्जरी करने वाली सरकार है और मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या इसकी वजह से ये नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, ये हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह जी क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस बजट पर, वो देख लीजिए पहले। गिरिराज जी, आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि इसमें सिर्फ टीडीपी और बिहार और मैं कांग्रेस से कहता हूं कि कांग्रेस के मित्र बताएं कि तेलंगाना और आंध्र का जब विभाजन हुआ था उस समय जो वादा किया गया उसको नहीं देना चाहिए। बताए, हमने तो पहले भी दिया, वाईएसआर की सरकार थी उस समय भी दिया, अभी भी दिया हूँ। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ झारखंड से, हमारे पास खनिज नहीं थे और खनिज नहीं होने के कारण हमें नुकसान हुआ और नुकसान होने के कारण ये विशेष राज्य के दर्जे की बात थी। विशेष राज्य की दर्जा का नियम तो अब नहीं है, जब था तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बिहार को अनदेखा कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की और 1.25 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ का वहाँ निवेश हुआ। और इस बार नरेंद्र मोदी ही विकास के लिए दिया है। बिहार के विकास पूर्वांचल के विकास के साथ जुड़ा हुआ, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सबको सम्मिलित किया गया है। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केशव भजन का। बजट से पहले भी हमने समझा था कि वो क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं बजट में, और अब बजट अनाउंस किया जा चुका है। सब आपकी उम्मीदों के मुताबिक, कि आपको लगता है कि कुछ ऐसा था जिसको लेकर बड़ी हसरतें थीं और वो रह गईं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हुई हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे अभी भी 11.11 लाख करोड़ इन्वेस्ट होने वाला है और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो फोकस है उससे डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी को और हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ, जो रियल एस्टेट सेक्टर रिलेटेड जो एग्जेम्पशन ऑन हाउसिंग लोन बढ़ाने की बात चल रही थी वो नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी अच्छा और बैलेंस बजट है। ये जो आपने हल्के से जिस चीज को मेंशन किया है, कहीं वो बड़ा झटका तो नहीं है जिसको आप कर्सरली या थोड़ा सा कम जोर देकर बोल गए? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा झटका है। डेफिनेटली उम्मीद थी कि इससे हाउसिंग को थोड़ा और थ्रस्ट मिलेगा, बट इट इज नॉट अ गेम चेंजर। तो ना इससे हाउसिंग का डिमांड डबल होना था, ना इससे हाफ होना है। तो मुझे लगता है कि यस, ये एक उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई है, बट ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड बजट। तो वो राज्य जो अब चुनावों में जाने वाले हैं, खासतौर से वहां से आने वाले रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट, और कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं जरा वो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
मैम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसको आप किस तरीके से देखती हैं और कितने नंबर देना चाहेंगी? नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। इतना इन्होंने दिखावा किया, पहला बजट एक सरकार का, और पहले बजट में जो कुछ ना निकले तो लोग निराश तो होंगे। सारा देश निराश है, हर वर्ग निराश है। कहा यह जा रहा है कि जो अलायंस पार्टनर हैं उनको खुश करने के लिए प्रयास है, उस तरह का प्रयास है, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं, आगे स्टेट्स हैं जहां पर लोगों को उम्मीद थी, हरियाणा को उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं निकला, उसमें कुछ नहीं दे पाए। चलिए, बहुत सारी उम्मीदें थी जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर उनमें से एक राज्य हरियाणा भी है, लेकिन हरियाणा को भी तो असल में तो राज्यों के हिसाब से आप अगर देखें तो लोग शायद इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सब कुछ तो अभी बिहार और आंध्र प्रदेश लेकर चले गए हैं, तो हरियाणा जैसे राज्यों को क्या इसमें वाकई कुछ तलाशना चाहिए था अपने लिए। लेकिन अब एक बार फिर से मैं इसको टैक्स की तरफ लेकर आता हूं अमित गुप्ता जी, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत दिनों से ये उम्मीद कर रहा था कि उसको थोड़ी सी राहत चाहिए। ये जो राहत मिली है कितनी पर्याप्त है, कितनी कम है, या कितनी ज्यादा है? देखिए, जब भी हम टैक्स या बजट की बात करते हैं तो मिडिल क्लास, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा तबका है और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि आर्थिक सहयोग भी करता है, तो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा रहती है, उनकी उम्मीदें रहती है कि बजट में उनको कुछ मिले। अभी जो हम बजट की बात कर रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाया नहीं गया। न्यू टैक्स रिजीम में ये जो प्रावधान आए हैं कि 50,000 रुपये 25,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी है, और जो नए स्लैब लगा दिए हैं जहां पर 1 लाख रुपए को, जो पहले 10% में था या 15% में था, अब वो 5% में आ गया। तो हम ये माने 5% का फायदा हुआ 1 लाख पर, यानी 5,000 रुपये वो, और 25,000 पर 5% और मिल गया 7,500 रुपये। तो एक सीधा जिसको जेब में सालाना हम फर्क की बात करें तो एक व्यक्ति को 7,500 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम इस बजट के साथ देखें, जैसा कल हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे जिन्होंने पहले बजट के लिए बोला, इस बजट को 2047 के बजट के रूप में देखिए कि हमारा लक्ष्य है 2047 तक पहुंचना। तो वहां पर युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए और जो रोजगार जिसके लिए हम शायद युवाओं की बात करें, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, जरा वो देख लें, फिर आपकी बात आगे सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आभार प्रकट करता हूं, बधाइयां देता हूं। लेकिन इसमें कोई विशेष मेंशन किसी चीज का नहीं दिखाई दिया। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मेरे जहन में एक सवाल है, करण मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। मैं बात कर रहा था कि युवाओं को रोजगार हम हमेशा बात कर रहे थे और स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, तो मुद्रा लोन जिसको राशि को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। नंबर 2, रोजगार पर, क्योंकि हम सब लोगों जो आज हम युवाओं की बात करते हैं, देश में देश का बहुत बड़ा कट इट शॉर्ट आप जो कह रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि फ्यूचरिस्टिक है? फ्यूचरिस्टिक है। और अभी अगर मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि उसको बहुत ज्यादा कोई इसमें रिस्पाइट मिल गया है, तो सिर्फ इतना कि वो 7,500 रुपए सालाना न्यू टैक्स रिजीम के तहत बचा लेगा। हाँ, और ये भी मुमकिन है क्या कि इससे जो ओल्ड टैक्स रिजीम वाले लोग हैं वो भी शिफ्ट करने के बारे में सोचे न्यू टैक्स रिजीम की तरफ? पहले भी मकसद तो यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू में आ जाए, ताकि ये असल में उसी को इंसेंटिवाइज किया गया है। तभी ओल्ड में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल न्यू में ही आया है। और देखा जाए तो ऑटोमेटिकली अब तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है ही। अब एक बात मैं ये समझना चाहता हूं करण, कि इसको ये समझते हुए कि एम्प्लॉयमेंट को एक ऐसा सेक्टर समझा जा रहा है जिसमें बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है और उसको एड्रेस किए जाने की शुरुआत इस बजट के साथ शुरू हुई है, क्या इसको ऐसा समझा जाए इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुए? देखिए दिनेश जी, इस बार थोड़ा खुलकर इस पे अनाउंसमेंट हुई है, पर एक सच बात यह है, एम्प्लॉयमेंट की बात जरूर होती है, रिकॉर्ड जॉब क्रिएशंस हुए हैं पिछले 10 साल में। मैं सिर्फ अगर ईपीएफओ के डेटा की बात करूं, 8 करोड़ ईपीएफओ एनरोलमेंट से बढ़कर के 28 करोड़ हो गए 10 साल में, 2014 से 28 में। मैं मानता हूं इसमें काफी फॉर्मलाइजेशन हुई होगी। अगर इसको 50% भी हम ले लें, कम से कम 10 से 12 करोड़ न्यू फर्स्ट टाइम जॉब्स आई हैं इसके अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। आरबीआई का जो डेटा आया 2024 का, उसमें आया करीब करीब 4 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं इस साल। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें हो रहा था पहले से इस सेक्टर में बहुत कुछ, लेकिन अब परसेप्शन के लेवल पर भी अगर एक फाइट है तो उसको
परसेप्शन के लेवल पे भी करा और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे भी लेके गए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये जो इंटर्नशिप्स का प्रावधान इन्होंने किया कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिलेगी, जिसमें 5,000 मिलेगा और डायरेक्ट अकाउंट के अंदर मिलेगा 5,000। तो एक तो ये प्लस 20 लाख की स्किल ट्रेनिंग। मुझे लगता है एक सेक्टर जिसमें सरकार और अच्छा कर सकती थी, नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन बनाई तो जरूर इन्होंने, मैं बड़ा क्लोजली वर्क किया नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन में, बट आई थिंक इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। इस बार उस पर इन्होंने एलोकेशन किया है, वहां हम देखना चाहेंगे। अच्छा, अगर